सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जो आखिर में आपने सुना, शेख रशीद अहमद कह रहे हैं कोई नतीजा नहीं निकलना, ये बेसूद हैं, ये मुज़ाकरात वक्त का ज़िया है। सवाल ये हमारा भी है कि वाकई वक्त का ज़िया है या वाकई दोनों संजीदा हैं, ख़ासतौर पर हुकूमत संजीदा है मुज़ाकरात करने के लिए। क्योंकि अभी अभी जो हमने बयानात देखे, चाहे वो ख्वाजा आसिफ का बयान हो या ख्वाजा साद रफ़ीक का ट्वीट हो, जिसमें वो कह रहे हैं कि बात कर लीजिए आप मुज़ाकरात कर लीजिए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात जो हैं वो हल होते दिखाई नहीं दे रहे। ख्वाजा आसिफ ने ये कहा, उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन तो अक्टूबर में ही होंगे। अगर इलेक्शन अक्टूबर में ही होने हैं और ये बात तयशुदा है तो फिर इस पर बात क्यों की जा रही है, फिर बैठे क्यों हैं? आज मुज़ाकरात के दूसरे दौर में क्या बात होने लगी है? क्या प्रपोजल होगा फिर हुकूमत का अगर अक्टूबर में इलेक्शन होने? और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जो हैं वो इलेक्शन से पहले वापस आएंगे। फिर ख्वाजा साद रफ़ीक का ट्वीट, वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने अगर कुछ देर पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बात की है इलेक्शन की तारीख से मुतालिक, वो गलत है, वो नामुनासिब है, ये ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। और तारीख के हवाले से जो उनका बयान है वो कतई नामुनासिब है। ये बातचीत का माहौल ख़राब करना है। अगर वाकई इमरान खान का तारीख के हवाले से बातचीत करना माहौल ख़राब करना है मुज़ाकरात का, तो ख्वाजा जो आसिफ हैं, जो उन्होंने अक्टूबर में इलेक्शन की बात की और वो साथ साथ वो ये भी बात करें कि ये इसका कोई हल नहीं निकलना मुज़ाकरात का, तो ये क्या माहौल ख़राब करना के मुतरादिफ नहीं है? क्या ये माहौल ख़राब नहीं करेगा? इन सवाल को हमें ज्वाइन करें हसन खावर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। उसामा गाजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, तज़कियाकार हैं। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। हसन खावर साहब, आप लोग बैठ गए हैं मुज़ाकरात के लिए, बात भी हो रही है। आज मेरी शाह महमूद कुरैशी साहब से बात हुई और शाह साहब ने बड़े मोहतात अंदाज में बात की। हर बात को उन्होंने कहा कि मैं ख़राब नहीं करना चाहता माहौल, मैं चाहता हूँ कि जो बात हो वो अंदर ही रहे, अभी मीडिया पर बात करना मुनासिब नहीं होगा। एक तरफ आप लोग एहतियात का दामन हाथ में लेकर चल रहे हैं, दूसरी तरफ ये बयानात जो ख्वाजा आसिफ के हैं, साद रफ़ीक साहब का ट्वीट है वो इमरान खान के बयान पर कि वो कहते हैं अक्टूबर में ही होंगे इलेक्शन। आप बात जो कर रहे हैं फिर वो बात क्यों हो रही है? फ़ायदा क्या है? फिर तो मट्टी पाव वाली बात है ये तो। अच्छा देखें, बात ये है कि इस वक्त तो आपको पता है कि जो सियासी पोलराइजेशन है वो अरूज पे है और दोनों तरफ से मिसट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। मेरे तो ख्याल में, मैं अपनी तरफ का तो आपको बिल्कुल ये बात श्योरिटी से बता सकता हूँ कि हम लोग तो बिल्कुल नेक नियति से मुज़ाकरात कर रहे हैं और हम नेक नियत इसलिए भी, हमें तो देखिए ना डिले सूट नहीं करता। और अगर गवर्नमेंट की जानिब से ये कोशिश है कि ये मुज़ाकरात को डिलेइंग टैक्टिक है तो ये बदकिस्मती होगी। उसकी वजह यह है कि ये कोई 2-4 हफ्ते चलने वाले मुज़ाकरात तो नहीं है, ये बड़ी हद 1-2 दिन के मुज़ाकरात हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इससे को बहुत ज़्यादा सारा मामला डिले होगा। अच्छा, अब इस पे देखना यह है कि अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर क्या ऑप्शन है और इमरान खान साहब ने क्या कह रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारे पास ये कोई हमारी पोजीशन नहीं है, इसके ऊपर आइन वाज़ेह है और आइन की वजाहत के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि पंजाब के इंतखाबात 14 मई को होंगे। हाँ। अब अगर 14 मई को इंतखाबात करवाने तो इसके सिर्फ दो ही तरीका है कि सारी सियासी जमातें आपस में मिलकर एक तारीख पे एग्रीमेंट करें और उसके बाद आइडियली उसको असेंबली में जाकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर लें। ठीक है, तो अगर तो ये मुज़ाकरात फेल हो जाते हैं तो जाहिर है कि 14 कोर्ट का ये फैसला है कि इलेक्शन होने हैं। लेकिन मुज़ाकरात के अंदर सिर्फ एक ही ग्राउंड है जिसके ऊपर बात हो सकती है और वो ये है कि अगर हुकूमत की और बाकी सियासी जमातों की ये ख्वाहिश है कि तमाम इलेक्शन एक दिन हो जाएं तो वो जल्द से जल्द कब हो सकती हैं और उससे पहले जो वफाकी हुकूमत और बाकी 2 सूबे हैं उनकी हुकूमतें कब तहलील होंगी। तो ये जो फेडरल गवर्नमेंट के पास टाइम है वो तो ये है कि बड़ी हद वो अगस्त तक अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, अक्टूबर में इलेक्शन करवाएंगे। अगर वो उसी बात से चिमटे रहेंगे तो फिर उसमें तो वो तो पीछे नहीं आ रहे, फिर नेगोशिएशन तो ना हुई। तो नेगोशिएशन करने का मतलब ही ये है कि कोई पाकिस्तान तरीके इंसाफ छूट दे, कुछ वो लोग छूट दें और बीच में किसी तारीख। लेकिन देखिए, नेगोशिएशन किसी एक पॉइंट पर होती है ना। अगर दोनों तरफ रिजिडनेस होगी और ये होगा कि वो कहेंगे नहीं अक्टूबर में इलेक्शन होंगे और हुकूमत का ये फैसला हो, अदालत फैसला दे चुकी है 14 मई को आइन के अंदर रहते हुए, तो फिर कैसे बात हो सकती है? नहीं देखें, जाहिर है कि जब 2 पार्टियां टेबल पे बैठी हैं तो दोनों तरफ कोई ना कोई लचक दिखाने का इम्कान तो होता है, तभी आप बैठते हैं।
ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की है वो इन मुज़ाकरात से हटके है। सही। क्या उन्होंने पार्टी के कहने पे दिया है, क्या उन्होंने जानकर एक दूसरे स्टिक एंड कैरेट कर रहे हैं, ये उनकी पार्टी का काम है। ऐसे बयान देने नहीं चाहिए। ऐसे मुज़ाकरात की जो टोन है वो खराब होती है। और एक दफा अगर बैठे हैं टेबल के ऊपर तो आप बैठ के बात कर लें, चाहे नेगोशिएशन होती है या नहीं होती। मेरे ख्याल में दोनों साइड्स को संजीदगी से, नेक नियति से बैठ के ये देखना चाहिए कि क्या इस मसले का हल निकल सकता है पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए। और अगर ये हल नहीं निकलेगा, अगर सियासतदान टेबल पे बैठ के हल नहीं निकालेंगे तो फिर पहला ऑप्शन है कि आप कानून की हुक्मरानी अदालतों के फैसले हैं। और अगर अदालतों के फैसले मानने से हुकूमत इनकार करेगी तो फिर जाहिर है जो एक सियासी तरीका है कि ये फैसले फिर सड़कों पे होते हैं, जो कि पाकिस्तान इस वक्त शायद उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसलिए मेरी ज़ाती ख्वाहिश ये है कि ये मुज़ाकरात से बात हो जाए तो ये बेहतर तौर पर हल हो जाएंगे। इलेक्शन से किसी सूरत ये छूट नहीं सकते। हाँ, सही बात है ना। देखिए इलेक्शन तो होने ही, आज नहीं तो कल इलेक्शन तो करवाना है। एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि अगर आज नहीं करवाना तो कल तो करवाना ही है। लेकिन असल बात ये बड़ी अच्छी बात है कि आज बैठ गए, टेबल पर बैठ गए और सियासतदान मुज़ाकरात के जरिए, बातचीत के जरिए इस मुल्क में जो अदम इस्तेकाम है, जो एक इंतशार की फ़ज़ा है, उसका हल निकाल रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। उसामा गाजी, आपका तज़िया क्या कहता है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ बैठ तो गए हैं, दोनों बैठ गए हैं और बड़ी अच्छी और खुश आइन तस्वीर है कि दोनों बैठ के बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बातचीत नतीजा खेज होगी या ये बेनतीजा होगी, ये बात की बात है। बीच में जो ये फुलझड़ियाँ छोड़ी जा रही हैं कुछ लोगों की तरफ से, वो क्या किरदार अदा करना चाहते हैं? वो क्या नहीं चाहते कि इस मुल्क में इंतशार ख़त्म हो, सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो? देखिए, अगर तो मुज़ाकरात मानी खेज होने हों और नीयत ठीक हो तो बयानात से मेरा नहीं ख्याल को खास फर्क पड़ता है। क्योंकि आप देखें कितनी सख्ती हो रही होती है। अभी देखिए इमरान खान सिंह की पेशी पर फिर उनके लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, साथ जब वो बंद कमरे में फिर बैठते हैं तो फिर और माहौल होता है। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि जो इमरान खान साहब की शराइत है वो हुकूमत किसी सूरत मान नहीं सकती। हुकूमत के लिए मसला ये है कि हुकूमत हर सूरत में चाहती है कि इलेक्शन तब हों जब चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब रिटायर हो चुके हों। ये असल में हुकूमत का सारा मसला है, सारा फोकस है। इसलिए वो कहते हैं जी कि अक्टूबर में, अब जो ताज़ा खबर है वो ये है कि सितंबर तक भी मानने को तैयार है हुकूमत एक ही वक्त में इलेक्शंस के लिए। लेकिन उसमें यही मसला है कि जी एक दफ़ा चीफ जस्टिस पाकिस्तान रिटायर हो जाए तो हुकूमत को ये लगता है कि फिर वो चीज़ें मैनेज कर लेंगे। उन्होंने तमाम इदारों को मैनेज कर लिया हुआ है, हर तरह से उन्होंने, आप देख लें कि तमाम आइन कानून कोई उनको फर्क नहीं पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 दफा फैसला दिया है, तारीख दी है, बार कहा है, मुज़ाकरात की बात चलती रही है। ये बहुत वक्त है, यानी कि कहानी सितंबर तक खींच ली जाए आप कहें, ताकि मियां साहब की भी आने की राह हमवार हो जाए। जी हर सूरत। उसके बाद इनको यह है कि तमाम चीजें इनके हक में हो जाएंगी। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट रह गई है, ये समझते हैं, हुकूमत समझती है कि उसके बाद जो एक इदारा बीच में बचा है वो है सुप्रीम कोर्ट। तो उसके जरिए फिर इमरान को नायल भी करवा लेंगे, उसके जरिए वो फिर इंतखाबात भी आगे चाहे 1 साल तक ले जाए, जितना अरसा मर्जी ले जाए, फिर उनके लिए कोई मसला नहीं रहेगा। और बात अगर आइन की है तो आइन तो वो पहले तोड़ चुके हैं और इदारे के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आपने देख लिया वो करारदादे भी ला चुके हैं। तो हुकूमत की नीयत किसी भी तरह से इलेक्शंस की नहीं है। और ये मुज़ाकरात पे आपका तज़िया क्या है? ये मुज़ाकरात का कोई फायदा है जो अभी बैठे हैं? कम से कम इतना जरूर फायदा होगा कि ये जो कहते हैं जी इमरान खान मुज़ाकरात पर ट्रस्ट नहीं करता या बैठता नहीं है, बात नहीं करता, ये तो हमें चोर डाकू कहता रहता है कि बैठता नहीं, वो एक चीज खत्म हो जाएगी। लेकिन देखिए मेरी तो एक बुनियादी सी एक सोच आप समझे, बेसिक ये है कि जो लोग आइन पर नहीं माने तो उन्होंने फिर आगे मुज़ाकरात से क्या करना है? मुज़ाकरात आइन के खिलाफ तो हो नहीं सकते। इसीलिए तहरीक इंसाफ कहती है कि फिर हम आईनी तरमीम लेकर आएंगे। अगर इलेक्शंस आगे ले जाने हैं 14 मई से तो फिर आईनी तरमीम लानी होगी, उसके लिए हमारे इस्तीफे जो हैं वो, लेकिन एक लंबा प्रोसेस है ना कि आईनी तरमीम के लिए इस्तीफे वापस हों, पीठे असम्बलियों में जाए, फिर 2 तिहाई अक्सरियत को यकीनी बनाया जाए उसामा, फिर आईनी तरमीम हो, उसके बाद फिर आगे सिचुएशन। ये एक बहुत बड़ा मामला है जो अंडू करना पड़ेगा। हाँ जी, इसीलिए अगर आइन के मुताबिक इलेक्शंस हो जाते तो ये इतने मसाइल ना होते। हाँ। मगर हुकूमत को अपनी हार नजर आ रही है। वो कहती है जी पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, पंजाब में तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, उनको नजर आ रहा है शिकस्त। देखिए इससे बड़ी और क्या बात होती है कि जी जो पंजाब में जीतेगा वही पूरे मुल्क में जीत जाएगा। तो वो तो खुद एडमिट कर रहे हैं कि उनको शिकस्त नजर आ रही है। अब मसला ये है कि जो भी हुकूमत में होगा उसको नजर आएगा कि जी मैं, अगर मुझे क्लियर कट मेजोरिटी नहीं नजर आ रही या मुझे यकीन नहीं है या यकीन दिलाया नहीं गया या लिख कर दिया गया, वही जो नून लीग की हमेशा डीएम की सोच होती है कि 2018 से पहले भी जी हमारी तो काबीना डिसाइड हो रही थी। हाँ। तो इनकी ये कोशिश है कि इनको प्लेट में रखकर इक़्तिदार दिया जाए, डील के साथ दिया जाए। जब तक इनको नजर नहीं आ जाता कि हर सूरत इमरान खान किस तरह माइनस हो गया है, इलेक्शंस बिल्कुल आराम से हम जीत जाएंगे, हमारी मेजॉरिटी होगी,
तो तब तक इन्होंने इलेक्शन में नहीं जाना। और ये अभी आज बोली भी है ख्वाजा आसिफ ने, हसन खावर साहब, मैं आपसे भी ये बात जानना चाहूँगी, वो खुद भी ये बोल रहे हैं कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा हैं, उनकी जो अभी आवाम में मकबूलियत है हम उससे खौफजदा नहीं है, क्योंकि मकबूलियत जो होती है वो हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं होती, वो ख़त्म हो जाती है। तो वो ये जो बात कर रहे हैं कि क्या उनको लग रहा है कि उनकी मकबूलियत ख़त्म हो जाएगी इमरान खान की, और 3 महीने बाद जब वो इलेक्शन चाह रहे हैं उस वक्त खुद नून लीग की मकबूलियत बढ़ जाएगी? नहीं, देखिए वो तो खैर एक बचगाना सी बात है ना। जाहिर है कि इस वक्त वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की मकबूलियत से ही खौफजदा है। अगर खौफजदा ना होते, इलेक्शन में जीतने का उनको कोई चांस होता या इलेक्शन में चने को बराबर आने का भी चांस होता, तो जाहिर है कि वो इलेक्शन करवा देते, तो उनके एडवांटेज को ज़्यादा था। तो जाहिर है कि खौफजदा है। दूसरी बात यह है कि ये बात इस हद तक ज़रूर ठीक है कि मकबूलियत कोई परमानेंट चीज़ नहीं होती है, और मकबूलियत एक दफ़ा आती है फिर आपको उसको रिटेन करना पड़ता है अपनी परफॉर्मेंस से, लोगों को डिलीवर करके। सियासत इसी का नाम है। कोई ये पाकिस्तान की इसके बाद कोई सिंगल पार्टी तो नहीं हो जाएगी। ये पाकिस्तान रिटेन करना बड़ी बात आपने की कि उसको सस्टेन करना, उसको रिटेन करना, ये बड़ी बात है। करेंगे, देखिए हमारी कोशिश तो होगी ना रिटेन करें, हम काम भी करेंगे, लेकिन बात यह है कि ये कोई सिंगल पार्टी सिस्टम तो नहीं आ जाएगा। लेकिन हसन खावर साहब, अभी जो मसला है ना, वो मसला ये है कि इस जो सियासी बहरान है ना, उसकी वजह से एक मुआशी बहरान है, और वो सबसे बड़ा है। आवाम बड़े परेशान हो गए और आवाम के लिए 2 वक्त कमाना खाना बड़ा मसला हो गया है। मैं ज़रा इस पर भी आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो अमीर हुक्मरान हैं वो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि 1 डिश पार्टी होगी, वज़ीर आज़म ने कहा 1 डिश पार्टी होगी, हम ज़्यादा शाह खर्चियाँ नहीं करेंगे, अपने खर्चे कम करेंगे। अब इस महंगाई ने मिडिल क्लास तबके को ख़त्म कर दिया। जहाँ पर ईद के तोहफे में आवाम को महंगाई मिली हो, मीटर रेंट में 1250% का इजाफा कर दिया हो, क्या कोई यकीन कर सकता है कि वहाँ के वज़ीर आज़म शाहाना ईद मिलन पार्टियों का एहतमाम कर सकते हैं? यकीनन आपका जवाब नहीं में होगा। लेकिन ऐसा हुआ, ऐसा कल हुआ, क्योंकि एक बहुत ज़बरदस्त लैविश किस्म का कल एक ज़ोहराना दिया गया, और एक ऐसे मुल्क के वज़ीर आज़म ने ये ज़ोहराना दिया जिसकी आवाम है गरीब, जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं। उन्होंने अपने पार्लियामान के एजाज़ में एक ईद मिलन पार्टी दी, और मेहमानों की ज़ियाफ़त के लिए 6 से ज़ायद डिशेस तैयार की गई, मीठे की डिशेस उसके अलावा थी, और आटे की लाइनों में इसी मुल्क के वज़ीर आज़म की आवाम मर रही है, जो वज़ीर आज़म किरदार में आके ये कह रहे थे कि अपने तन के कपड़े बेच के मैं आवाम को सस्ता आटा दूंगा। सान खावर साहब, पहले आप ज़रा कौन। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। देखिए, मईशत का जो मसला है ना, वो एक अपनी जगह है, और उसमें हुकूमत के जो ब्लंडर्स हैं वो भी सबके सामने हैं। और दूसरी बात यह है कि फिर इनकॉम्पिटेंस भी है कि अभी तक कोई प्लान भी नहीं दे सके, IMF का प्रोग्राम भी नहीं आया। लेकिन जो चीज़ अवाम पे जो है ना जलती पे तेल का काम करती है, वो हुक्मरानों की बेहिसी होती है। देखिए, बात यह है कि अगर ये शाही ज़ोहराने जो हैं ये नहीं भी देंगे तो उन पैसों से को पाकिस्तान की किस्मत नहीं बदल जाएगी। लेकिन जो शख्स टीवी पे, सही बात है, ये फिर आवाम में आप कैसे देंगे? सॉरी हसन खावर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, वक्त की कमी है, मर चुके हैं। हाँ सही कह रहे हैं आप, वक्त की कमी। उसामा का भी मैं टेक लेना चाहती हूँ इस सारी सूरत में। जी उसामा, आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है। अगर सुप्रीम कोर्ट बाज़ अहकामात देती है, जो दे चुकी है, और उस पर ही मेरा ख्याल है कि मामला आगे बढ़ सकते हैं। इलेक्शंस का जब वहां से प्रेशर आएगा तभी हुकूमत कुछ कर सकती है। ये शाह खर्चियों पे ज़रा फरमाइए ना उसामा, ये शाह खर्चियाँ, ये ज़ियाफ़तें, ये दावतें इस गुर्बत में। देखिए, इन्होंने करते रहना है, इन्होंने ये इससे नहीं रुकना। हम जो मर्जी कहते रहे, जितना ये कहते थे, शोर मचाते थे कि जी हम आए हैं, हम फायदशारी करेंगे, वो देखें 1 अरब से ज्यादा के तो सिर्फ वज़ीर आज़म दौरे कर चुके हैं, तो उसी से उन्होंने क्या, और जितनी ये बांट चुके हैं। और अभी ये जो एतमाद का वोट लिया है, वो क्या बस एक करारदादी है, उसमें भी अभी बहुत से वादे वईद है, वो भी इन्होंने पूरे करने हैं। जितने उन्होंने फंड्स दिए हैं मेंबरान पार्लियामेंट को, वो आप देखिए अभी और ज्यादा देने पड़ेंगे इनको इस बजट में। इन्होंने और ज्यादा भी शाह खर्चियां करनी है, तो ये इससे रुकेंगे नहीं, क्योंकि इनका ख्याल है कि अभी ये सिर्फ और सिर्फ आवाम से तो ये वादे पहले आवाम से किए, अरकान पार्लियामेंट से कर लिए। कई लोगों को ये कह दिया गया कि आज हमें एतमाद का वोट दें, फिर हम आगे आपको नवाजेंगे। लेकिन बात यह है कि ये वो आवाम है जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रही है, और बड़ी अफसोस की बात। थैंक यू सो मच हसाब उसामा गाजी साहब। एक तरफ फंड्स देने के लिए नहीं है इलेक्शन के लिए, और इलेक्शन में नहीं जा रही हुकूमत, दूसरी तरफ ये मज़े हो रहे हैं और ज़ियाफ़तें उड़ाई जा रही हैं। बड़ी कोई मैं कहूँगी कि आफरीन है इस हुकूमत पर। एक ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। और आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो ज़ाहिर अच्छी खबर तो नहीं है, और वो खबर कुछ इस तरीके से है कि पाकिस्तानियों के जो IMF से जान छुड़ाने के अरमान हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। पाकिस्तान को एक और IMF प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। डॉलर 2023 में 291 रुपए, साल 2025 में 302, शराय सूद 2% से बढ़कर 23% हो जाएगी, जबकि बेरोजगारी इस साल है 9.6%, ये अगले साल बढ़कर 9.9% हो जाएगी। पाकिस्तानी मईशत के हवाले से जो मुआशी जरीदा है द इकोनॉमिस्ट, उसकी होशरुबा रिपोर्ट है जिसने खतरे की घंटी बजा दी है। जरीदे ने सियासी अदम इस्तेहकाम, सिक्योरिटी, मुआशी कमजोरियां पाकिस्तान के बड़े मसाइल करार दिए हैं, और ये पेशगोई की है कि साल 2024 से लेकर साल 2027 के दौरान जो रुपया है वो कमज़ोर ही रहेगा, जबकि मुआशी शराय नमू इस साल 1.5% है और अगले साल ये मनफी 2% रहेगी। और रिपोर्ट के मुताबिक वैसे तो महंगाई और टैक्सेस का बोझ बढ़ने से जो मौजूदा हुकूमत है उसकी तो मकबूलियत खो ही चुकी है, लेकिन हुकूमत का अपनी मुद्दत पूरी करने का इम्कान है। इसीलिए आम इंतखाबात अक्टूबर 2023 में होंगे, और रिपोर्ट ये कह रही है, इस रिपोर्ट के इजरा से जो पाकिस्तानी आवाम है उनमें तशवीश की लहर दौड़ गई है। वो पहले ही IMF के सख्त शराइ से 2 वक्त की रोटी के उसूल को मुमकिन नहीं बना पा रहे हैं। ऐसे में जो नया कर्ज है वो इस पर उनकी ज़िंदगी को मज़ीद अजीरन बना देगा। तो होगा क्या और किस तरीके से हम कभी निकल पाएंगे इस मुआशी बहरान से? अगर हम ये कहते हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम है तो इसलिए मुआशी अदम इस्तेहकाम है, अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा तो मुआशी इस्तेहकाम भी आ जाएगा, क्या ये बात दुरुस्त होगी? इसी पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन करें हमारे मुआशियात खुर्रम शहजाद साहब। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो सिचुएशन अब हमारे मुल्क की हो गई है, अगर मैं इसको दलदल कहूँ तो शायद गलत ना हो, क्या हम कभी इस दलदल से निकल पाएंगे? जी देखिए, बिल्कुल निकल पाएंगे। कुछ डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। अगर वो डिसीजंस नहीं लेंगे तो सिचुएशन ख़राब होगी। जिस तरह से अभी हम कहते आए हैं कि जो पेट्रोल की सब्सिडी की बात हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पेट्रोल पे सब्सिडी देंगे और डायरेक्ट सब्सिडी अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो लोग जो है वो पेट्रोल की कंजम्पशन नीचे नहीं आएगी, और पेट्रोल की कंजम्पशन नीचे नहीं आएगी तो आपका जो सबसे बड़ा बिल है इंपोर्ट्स में वो ऑयल है, उस पर प्रेशर पड़ता रहेगा। उसकी वजह से फिर डॉलर रुपी पैरिटी पे प्रेशर आता रहेगा, उसकी वजह से महंगाई में इजाफा होता रहेगा। तो बेहतर ये कि डिसीजंस को ठीक लिया जाए, ये सब्सिडीज ना दी जाए इस तरह से, जहाँ पे सब्सिडी देनी है वो डायरेक्ट दी जाए, ताकि लोग जो है उसको इस्तेमाल अपने हिसाब से यानी कि अभी जो पेट्रोल लेना हो या फूड लेना हो, कीमतों को कम करने की बात हो रही है, वो ना की जाए, आप कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कीमतें कम करना एक और चीज है। हाँ। सब्सिडी प्रोवाइड करना है, जो क्रॉस सब्सिडी की गवर्नमेंट बात कर रही है ना, कि गाड़ी वालों से लेकर मोटरसाइकिल वालों को नहीं, वो तो फेल हो गया ना, वो तो कह दिया उन्होंने कि हम नहीं कर सकते, डीलर्स ने। मेरे ख्याल में ये दोबारा से बात आई है और शायद गवर्नमेंट इस पे दोबारा से देख रही है, और ये 2 इसके नुकसानात हैं। हाँ। एक ये कि आप जब भी पेट्रोल को सब्सिडाइज करते हैं तो पेट्रोल की कंजम्पशन में इजाफा होता है। जैसे मैंने कहा कि इंपोर्ट्स पे प्रेशर पड़ता है, हमारे करंट अकाउंट पे प्रेशर पड़ता है, फिर डॉलर में इजाफा होता है। दूसरा ये कि सब्सिडी देने से जो IMF प्रोग्राम है अभी हमारा जो बहुत करीब आ चुके हैं हम साइनिंग के, वो फिर डिलेल हो जाता है कि आप फिर सब्सिडी की बात करते हैं, IMF फिर कहता है आपसे कि आप फिर दोबारा कोई ना कोई जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। तो हमें क्लैरिटी के साथ आगे जाना है, हमें नंबर ऑफ डेज कम करने हैं काम के लिए, मार्केट जल्दी बंद करनी है, अपने एक्सपेंसेस को कम करना है। ये सारी डिसीजंस आप लेंगे तो हम बिल्कुल दोबारा से जो है वो ट्रैक पे आ सकते हैं और बेहतरी पे आ सकते हैं। अच्छा, सिर्फ एक हमें लेना होगा, मतलब पॉलिसीज बनानी होती है ना हुकूमतों ने कि आप सिर्फ पेट्रोल पे सब्सिडी नहीं देनी तो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। और भी मामलात हैं, हमने देखा कि जिस तरह डॉलर का रेट बढ़ा, जिस तरह आपका रुपया डीवैल्यू हो रहा है, उस पर भी हमने कोई खास संजीदा इकदाम नहीं देखे। जब हम बार बार ये खबर देते रहे कि डॉलर स्मगल हो रहा है, उसकी स्मगलिंग को रोका जाए, ब्लैक जो एक मार्केट है उसको ख़त्म किया जाए, तब भी संजीदगी खुर्रम साहब उस समय नज़र नहीं आई। आपको लगता है कि पॉलिसी मेकिंग जो हुकूमतों की होनी चाहिए, क्या वो उस तरीके से हो रही है? देखिए, यही तो बात है, हम यही बात करते आए हैं, यही तो सोल्यूशंस है। सोल्यूशंस तो हमारे सामने है कि करना क्या है। अब जब गवर्नमेंट कुछ वो सोल्यूशंस नहीं इम्प्लीमेंट करेगी तो डेफिनेटली कोई आगे बचा तो नहीं सकता इकोनॉमी को, और महंगाई को कोई कम ऑटोमेटिकली तो नहीं हो सकती महंगाई कम। वो तो एक दूसरी बात है कि ऑयल प्राइसेस यहाँ से आधी हो जाएं, जिसके इम्कानात नजर नहीं आते कि ऑयल प्राइसेस बाहर जो है वो गिर जाएंगे और हमें जो है उसका फायदा होगा जो पहले कुछ सालों में होता रहा है। तो अभी तो देखें, सीधी सी बात है, गवर्नेंस का सबसे बड़ा इशू है कि आप बॉर्डर्स को जो है कंट्रोल नहीं करते। इतनी स्मगलिंग इस वक्त हो रही है जितनी पहले कभी नहीं थी। हर चीज़ इस वक्त स्मगल हो रही है, क्योंकि जब आपने इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी
तो उसका ऑल्टरनेट ये होता है कि लोग बॉर्डर्स क्रॉस करके चीजें भेजते हैं। चीनी स्मगल हो रही है, आपकी चावल स्मगल हो रहा है, आपकी दवाइयाँ स्मगल हो रही हैं। आपकी महंगाई की आधी वजह तो यही है कि आपकी स्मगलिंग जो है कम नहीं होती। तो देखिए बात वही है कि सोल्यूशंस आपको पता है, आपने बहुत अपने प्रोग्राम में बहुत डिटेल में सोल्यूशंस डिस्कस किए हैं। अब जो एक्शन लेने वाले हैं वो चाहे ये गवर्नमेंट हो या कोई और गवर्नमेंट हो, वो नहीं लेगी। एक्शन ना लेने की वजह ये कि वो अपनी मकबूलियत जो कम हो रही है उससे खौफजदा लगते हैं आपको खुर्रम साहब? मुझे लगता है ये ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा क्यों करेगा कि गवर्नमेंट में आके अपने ऊपर जो है वो सारी अपना पॉलिटिकल कैपिटल जलाएगा और अपने ऊपर सारी कॉस्ट लेगा और अपने नाम खराब करेगा। मुझे लगता है ये प्रॉब्लम्स पॉलिटिकल, आपकी बात ठीक है, पॉलिटिकल वोट बैंक ज़्यादा इम्प्रूव करने की ये कोशिश की जाती है कि जी एक तरफ आप पेट्रोल की सब्सिडी अनाउंस कर दें, वो क्योंकि ऑप्टिक्स क्रिएट कर देते हैं, वो एक लाइमलाइट में चीज आ जाती है तो लोग उसको ज्यादा सराहेंगे। अच्छा, वज़ारत खजाना की एक रिपोर्ट है, यकीनन आपने पढ़ी होगी, मेरे सामने है वो रिपोर्ट। ये कह रही है कि साल 2026 में जो डॉलर का एक्सचेंज रेट है वो 6% मजीद बढ़ जाएगा। और ये उन्होंने खुद अपने बजट में रखा था, रवा साल जो इनका मौशी बजट था उसमें यह था कि तरक्की की शरह 5% तक रहेगी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि रवा माली साल जो मौशी शरह नमू है वो 0.8% रहने का इम्कान है। तो चीज़ें तो जो ये तय कर उससे आगे पीछे ही हो रही हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए बजट से चीजें तो आउट होती हैं, वो तो कोई अनयूजुअल चीज नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है कि जो एक्शन प्लान किए जाते हैं वो एक्शंस टाइम पे नहीं हो। मिसाल के तौर पे बात करते हैं कि जी जो स्टेट ओन एंटिटीज हैं इनके जो नुकसान हैं वो 1 खरब रुपए से ज्यादा हैं, तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उनमें से किनको जो है हम बंद करेंगे, किनको चलने देंगे। उसके अलावा जो एनर्जी का सर्कुलर डेट है जो कि 2.5 ट्रिलियन रुपीस का इस वक्त, और टोटल अगर गैस का भी मैं डाल दूं तो 4 ट्रिलियन रुपीस का आपका नुकसान है, वो कैसे पूरा होगा? उनको एनर्जी के अंदर इन्वेस्टमेंट हम कैसे लेकर आ रहे हैं, एनर्जी को कैसे रिवैम्प, और शरह सूद जो हम बढ़ाए जा रहे हैं मजीद बढ़ेगी, 21% तक की बात हो रही है, फिर हम कैसे इकोनॉमी को ठीक करेंगे अपनी? जी वही मैं उस तरफ आ रहा हूँ कि उसके अलावा फिर टैक्सेस, शरह सूद आप बढ़ा रहे हैं एक तरफ, वो स्टेट बैंक कर रहा है, लेकिन टैक्सेस की जो बात है वो रिटेल पे टैक्स अगर आप नहीं लगा रहे, रियल एस्टेट पे आप टैक्स नहीं लगा रहे, या फिर आप जो है उन एरियाज में टैक्स, एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं वहाँ पे टैक्स नहीं लगा रहे, तो ये सब चीजें तो देखिए आपके सामने है ना, ये नहीं होगा, टैक्सेस भी नहीं आएंगे, खर्चे भी गलत होते हैं, और टैक्सेस सिर्फ उन पे लग रहे हैं, वो बेचारे लोग जो कि हर टैक्स दे रहे होते हैं वो अभी भी टैक्स दे रहे हैं और वो टैक्सेस के बोझ तले दबते जा रहे हैं। लेकिन जो एक बड़ा आम आदमी पे टैक्स ज्यादा लग रहा है, मैं यही कह रही हूँ, मैं और आप भी 18% सेल्स टैक्स देते हैं, हमारे ऊपर जो लोग हैं वो भी सेल्स टैक्स 18 देते हैं, हमारे नीचे जो लोग हैं वो भी 18 देते हैं, ये तो जस्टिफाइड ही नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, और वो लोग जो कि जिन पर टैक्स बनता है उनसे आज तक हुकूमत टैक्स वसूल नहीं कर पाई। खुर्रम शहजाद साहब, थैंक यू सो मच, वक्त की दावत दूंगी अपने शो में, इस पर हम डिटेल बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आज एक बार फिर बोल अवाम आगाही में मैं आपको मंकी पॉक्स के हवाले से आगाही देना चाहती हूँ। मंकी पॉक्स जो कि 2 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं मुल्क में, लेकिन सिंध के हवाले से वजाहती बयान आ चुका है वज़ीर सेहत का। अजरा पेचूहू ये कहती हैं कि सिंध में कोई केस अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है, ना ही इस तरह की कोई सूरत हाल है, लेकिन कराची का इलाका है लियारी, वहाँ पर एक बच्चे को मंकी पॉक्स की तरह के दाने निकले हैं, लेकिन अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई है। उसका स्वैब लेकर उसको इस्लामाबाद भेजा गया है, क्योंकि यहाँ पर टेस्टिंग की सहूलत मौजूद नहीं है। आप ये देख भी सकते हैं कि इस बच्चे के टेस्ट लिया गया है, और टेस्ट जो है वो होगा वहाँ से इस्लामाबाद से, और फिर उसकी रिपोर्ट आएगी तो ही तस्दीक होगी कि मंकी पॉक्स है या फिर ये कोई और बीमारी है। लेकिन ज़ाहिर है अभी आपको या मुझे या किसी को भी मंकी पॉक्स के बारे से इतनी मालूमात नहीं है, तो क़यास आराइयाँ ज़्यादा हैं, खौफ भी ज़्यादा है। तो हम ये चाहते हैं कि अपने प्रोग्राम के ज़रिए आप लोगों में ना सिर्फ आगाही दें बल्कि मालूमात भी सही पहुँचाएँ। तो आप इधर उधर की खबरों पर और सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान ज़्यादा ना दीजिए। ये मेरा पैगाम है आपको कि आप डॉक्टर की जो मुस्तनद बात है या फिर जो वज़राए सेहत हैं, हमारा जो डिपार्टमेंट है हेल्थ डिपार्टमेंट, जो उसकी तरफ से खबरें मुस्तनद आ रही हैं उन पर ध्यान दीजिए और उन्हीं की खबरों को मुस्तरद मानिए। मैं बात करूँगी, हमें ज्वाइन करें निगरां वज़ीर सेहत पंजाब हैं डॉक्टर जावेद अकरम साहब। हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सूरत हाल है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये मंकी पॉक्स जो कि ज़ाहिर अभी एक वबा आई पाकिस्तान में, वैसे वबा बहुत पुरानी है, लेकिन हमें इसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है। हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसकी इब्तदाई अलामात क्या होती हैं? अगर किसी शख्स को ये मंकी पॉक्स हो गया है तो सिम्टम्स क्या होते हैं, या फिर ये वायरस कितना ख़तरनाक हो सकता है हमारे लिए?
बहुत शुक्रिया जी, आपने मौका दिया। जुमैया, जो मंकी पॉक्स की वायरस है ये तो ज़ाहिर एक वायरस है और ये DNA वायरस है और काफ़ी बड़े साइज़ की वायरस पार्टिकल है। और जैसे मंकी पॉक्स नाम बता रहा है कि ये बेसिकली वायरस स्विच हुई है फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, जो कि अक्सर ये वायरसेस स्विच होती हैं। जैसे चमगादड़ से हमारी RNA वायरस जो कोविड की थी वो स्विच हुई थी टू ह्यूमंस, तो ये अफ्रीका में स्विच हुई एनिमल टू ह्यूमन और उसके बाद ये 70 के करीब मुल्कों में बगाए बीमारी करती रहती है। पाकिस्तान अभी तक महफूज था 2 दिन पहले तक। 2 दिन पहले 2 लोग ये वायरस लेके जद्दा से लैंड किए इस्लामाबाद। एक उनमें से डिपोर्ट किया गया था बंदा, वो अंडर कस्टडी था और वहाँ भी ये ट्रेस ना हो सकी। जद्दा के एयरपोर्ट पे भी अलामात थी उसको, लेकिन ट्रेस ना हो सकी। जहाज़ में उसकी तबीयत ख़राब हुई, उसको पैरासीटामोल देके दूर लिटा दिया गया, लेकिन अराइवल पे भी बताया नहीं गया। ये फेलियर था उस एयरलाइन का। और फिर इवन इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जो हमारे डॉक्टर्स थे और बाकी अमला था, दे फेल्ड टू आइडेंटिफाइड। और ये अपने घर चला गया रावलपिंडी में, तबीयत ख़राब हुई तो पिम्स गए, पिम्स में ये तशखीश हो पाई। तो अब इस दौरान ये कितने लोगों को मिले और ये वायरस की अलामात तो जैसे मैंने आपको कहा कि वही होती हैं जो वायरस की होती हैं कि थोड़ा बुखार, जिस्म टूटना, वॉमिटिंग, सर में दर्द, और लेकिन कुछ दिनों बाद इसमें रैश भी सबसे डायग्नोस्टिक है, मतलब जिल्द पे लाल रंग की रैश अपीयर होती है जिससे खारिश भी बहुत होती है। और उसके बाद ये एक कुछ चंद घंटों बाद ये वेजिकल्स बन जाते हैं, यानी कि फिंसियाँ बन जाती हैं और उनमें से पानी रिसता है। ये जो पानी का रिसना है उसमें ये वायरस मौजूद होती है और वो पानी ज़ाहिर वो हाथ या वो चेहरा पे कोई भी हाथ लगाएगा उसके हाथ में मुंतकिल होगी, फिर उसकी बॉडी में मुंतकिल हो जाएगी। तो ये कांटेक्ट से होती है, सांस से नहीं होती। इसका उससे फेफड़े से कोई तल्लक नहीं, नाक से कोई तल्लक नहीं। जो इसका PCR जो टेस्ट है जो हम करते हैं तशखीस के लिए, वो भी इसी फिंसी से हम पानी लेते हैं स्वाब और उसको PCR करते हैं और उसमें ये आइडेंटिफाई होती है, वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। एहतियात इसकी यही है कि आप कोशिश करें कि कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट ना रखें। अगर किसी को अलामात हैं तो आइसोलेट हो जाए, अपने घर में रहे। अगर उसको दाने फिंसियाँ निकल आए हैं चंद दिन बुखार के बाद तो फौरी तौर पे किसी मुस्तनद सरकारी हॉस्पिटल में जाए जहाँ और वहाँ पर जाके टेस्ट करवाएं, क्योंकि आम अस्पतालों में बिल्कुल सही ये किट्स मौजूद नहीं है। अच्छा, बतौर निगरान वज़ीर आला वज़ीर सेहत पंजाब, आप क्या कहना चाहेंगे? SOPs क्या बनाई गई हैं इस वबा के हवाले से या फिर इस वायरस के हवाले से? तैयारियाँ क्या हैं? आपने कहा एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग भी हो रही है, किट्स कितनी दस्तयाब हैं? किस तरीके से आप लोग इस वायरस को टेकअप कर रहे हैं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह जो हम कर सकते हैं पंजाब गवर्नमेंट के लेवल पे वो तो हम कर ही रहे हैं। हमने किट्स वगैरह 200 के करीब टेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं और हमारे हर सारे DHQs को हमने आइसोलेशन फैसिलिटीज़ और बैरियर नर्सिंग के 2-2 कमरे अरेंज कर लिए हैं। अच्छा। इसी तरह टीचिंग हॉस्पिटल हमने नोटिफाई कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल लाहौर में चिल्ड्रन बच्चे, क्योंकि ये अक्सर 8 साल से लेके 15 साल के बच्चों को ज़्यादा होती है। अच्छा। तो चिल्ड्रन वार्ड में, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भी हमने कमरे इसके लिए मुख्तसिस कर दिए हैं। और इसी तरह हमने LGH को नोटिफाई किया, लाहौर जनरल हॉस्पिटल को। इसके जहाँ भी सस्पेक्टेड केस होगा वहीं जाएगा, हर हॉस्पिटल में नहीं जाएगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो बॉर्डर कंट्रोल है वो हमारे पास नहीं है, वो हमारे अंडर भी नहीं है, वो फेडरल गवर्नमेंट के है। हमारी फेडरल गवर्नमेंट से बहुत सारी हम बातें भी कर रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बोल TV पे मैडम सुमैया के जरिए भी कहेंगे कि देखें ये काम वहाँ पे रुकना चाहिए था। जब मरीज को अलामात जाहिर हो गई थी जहाज में, तो उस एयरलाइन का फर्ज था, उसको फाइन तो कर देंगे ये, लेकिन मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है कि उस मरीज का मैनिफेस्ट में भी नहीं लिखा गया, हैंड ओवर भी नहीं किया गया ग्राउंड स्टाफ को। ग्राउंड पे डॉक्टर्स मौजूद होते हैं 24 घंटे हर एयरपोर्ट पे, पब्लिक हेल्थ के, उनको भी नहीं बताया गया और उन्होंने भी नहीं ये देखा कि उसके ये वाकई नेग्लिजेंसी है। लेकिन डेफिनेटली आपने दुरुस्त कहा कि ये आपका नहीं है, ये वफाकी हुकूमत का काम है कि वो वहाँ पर स्क्रीनिंग के हवाले से
और ख़ास तौर पर इस तरह के लोगों की निगरानी के हवाले से एक प्रोग्राम तरतीब दे। आप लोगों ने तो अपनी काम कर ली है। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम साहब, थैंक यू सो मच। मंकी पॉक्स से बचने का एक ही तरीका है कि फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट ना कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द के लोगों को ऐसी कोई बीमारी है या दाने उनके हाथों पे या चेहरे पे हैं, तो कोशिश कीजिए कि उनको आइसोलेट कर दिया जाए, उनको करंतना कर दिया जाए, ताकि वो दूसरे लोग उनकी इस बीमारी से बच सकें। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात पीर को होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।